नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आप सब लोगों ने जिन्होंने कमेंट्स किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किया लेकिन सुना, अपना समय निकाला, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं नाम लेना चाहूँगी मीनाक्षी राणा, अखिलेश वर्मा, बलजीत सिंह, विजय कुमार, मोहम्मद अकरम, हर्षा, डॉक्टर प्रदीप धारीवाल, आकाश चौधरी और जगविंदर सिंह, मनोज बलिया, विराट अरोड़ा, कार्तिक रिलेटर्स, रिंकू चौहान, सौमित्र दीक्षित, संतोष सावरकर और पारस का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सराहने का, इतने सुंदर मैसेजेस लिखने का, खासतौर से आकाश चौधरी का बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में जो आज मैं जेम्स हेडली का एक नावल शुरू करने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे फरमाइश की थी नसीर अहमद शेख ने, पुष्कर काफले और सौमित्र दीक्षित ने। और किसी का अगर नाम छूट गया तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आप मुझे मतलब बता दीजिएगा किसी का नाम छूटा हो तो शुरू करते हैं नावल जेम्स हेडली चेज़ का नावल, जिसका नाम है चौथा इक्का। नाश्ते की ट्रे को पूरी तरह खाली करके और तसल्ली करके कि अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है, जैक आर्शर ने उसे एक और खिसका दिया। फिर उसने कॉफ़ी के पॉट के अंदर झाँका। केतली खाली हो चुकी थी। आर्शर ने लंबी सांस भरी और सिगरेट जलाकर कमरे की दरो दीवार का निरीक्षण किया। उसे याद हो आया कि वह सेंट सोविन जैसे निचले होटलों में रह चुका है। उसके मुकाबले तो ये होटल कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरा था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इससे ज़्यादा सस्ता और कोई होटल पेरिस में था भी नहीं। आर्शर ने अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखा, जो पैटरसन से मिलने का समय हो चुका था। इस अपॉइंटमेंट का विचार आते ही वो उस नीरस मेट्रो रेल यात्रा के विषय में सोचने लगा, जो प्लाजा एंथनी होटल से आरंभ होकर डबीक, इके वैलिस, कॉन्कॉर्ड, फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट होकर अंत में अलामा माह से ऊपर समाप्त होगी। उसकी विचारधारा अतीत की ओर मुड़ गई। यदि वक्त ने उसके साथ दगा ना किया होता तो आज वो बहुत अमीर आदमी होता। बढ़िया सी एसी कार उसके पास होती, जिसे वर्दी में सुसज्जित कोई शोफर चला रहा होता। पर ये सब तो अतीत की बातें थीं। जैक ने जल्दी जल्दी जैकेट पहनी और स्वयं को आईने में देखा। उसकी आयु 50 के करीब हो चली थी, फिर भी लंबा कद और शरीर परिपुष्ट था। सर के बाल यद्यपि पहले की तरह घने नहीं थे, फिर भी नीली आंखें, भरे भरे गाल और गुलाबी रंगत लिए हुए उसका चेहरा अब भी बहुत आकर्षण रखता था। एक बात उसे खटक रही थी, उसका पेट कुछ बड़ा हो गया था, जिसके कारण उसकी तोंद पर जैकेट कुछ जम नहीं रही थी। इसके अलावा उसे अपने सूट से भी बड़ी कोफ्त हो रही थी। हालांकि उसका सूट एक कुशल दर्जी के हाथों सिला था, किंतु वक्त की मार के कारण अपना रूप खो चुका था और काफ़ी फटा पुराना हो चला था। खैर, कुछ भी हो, जैक ने मन ही मन कहा, कुल मिलाकर मेरा व्यक्तित्व अब भी काफ़ी प्रभावशाली है। पहले वाली बात तो नहीं है, फिर भी मेरा चेहरा काफ़ी रोबीला है। जैक ने खिड़की से बाहर झाँका। हमेशा की तरह नीचे मंद गति से यातायात चालू था। कारों की तथा विभिन्न वाहनों के चलने की आवाज़ें बंद खिड़की से भी उस तक बखूबी पहुंच रही थीं। जैक खिड़की के पास से मुड़ आया। चलो अब ओवरकोट पहनूं और चलूं। तभी उसे विचार आया, ओवरकोट के साथ मुझे फेल्ट हैट भी पहनना पड़ेगा, और प्लाजा एंथनी होटल पहुंचने पर जब उसे अपने फेल्ट हैटों की रखवाली करने वाली लड़की को दूंगा तो मुझे उस लड़की को कम से कम 3 फ्रैंक टिप देनी पड़ेगी। सो जैक ने ओवरकोट पहनने का विचार त्याग दिया। अपना ब्रीफकेस उठाया, कमरे से बाहर आकर दरवाजे पर ताला लगाया और लिफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगा। उसी क्षण एक और आदमी लिफ्ट के बगल वाले कमरे से बाहर निकला, अपने दरवाजे को बंद करके लिफ्ट के पास आया और बटन दबाया। उसे देखकर जैक ने अपनी चाल धीमी कर दी और उसकी ओर देखने लगा। उस जैसा मनोहर इंसान जैक ने आज तक नहीं देखा था। शरीर एकहरा और मजबूत, बाल घने और काले स्याह, नाक गरुण जैसी और आंखें मोहक और भेदक थीं। जैक सोचने लगा, ये ज़रूर कोई अभिनेता होगा। इसकी वेशभूषा तो देखो, हज़ारों की होगी। हालांकि इसका लिबास बहुत साधारण है, किंतु उसकी काट से उसका प्रकाश विदित होता था। जूते और बेल्ट तो जुक्की के बने हुए हैं, नेक टाई है और वो भी इटालियन। इस दौरान वो आदमी लिफ्ट में प्रवेश कर चुका था
और जैक के पहुंचने की राह देख रहा था कि वो पहुंचे तो वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करे। जैसे ही जैक लिफ्ट के भीतर दाखिल हुआ, उसको उस आदमी के लिबास से किसी महंगी और बढ़िया सी खुशबू की लपटें आने लगी। हे ईश्वर, क्या आदमी है! उसके देखकर जैक आशर ईर्ष्या बोझ से भर गया था। उसकी उंगली में एक हीरे की अंगूठी थी, एक कलाई पर सोने की ओमेगा घड़ी थी और दूसरी पर प्लैटिनम का ब्रेसलेट था। बहुत ही सुहावना दिन है, उस आदमी ने जैक से कहा, जो अब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर रहा था। उस आदमी की आवाज़ ऐसी थी मानो कोस के चाल से सिक्का बज रहा है। बसंत ऋतु में तो पेरिस का क्या ही कहना। हाँ, आशा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे विस्मय हो रहा था कि इतना बड़ा धन्ना सेठ और एक ऐसे साधारण से होटल में। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला, जिस पर उसके नाम के आरंभिक अक्षर हीरो में जड़े हुए थे। मेरे विचार से आप सिगरेट तो नोश फरमाते ही होंगे। ये कहकर उसने सिगरेट केस खोलकर आशा के आगे कर दिया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अपनी जेब से रत्न जड़ित डनहिल लाइटर बाहर निकाला। नीचे पहुंचकर उसने जैक आशा की ओर देखकर सर हिलाया था और फिर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अपने कमरे की चाबी ली थी और होटल से बाहर निकल गया था। आशा को इस होटल में निवास करते 3 हफ्ते हो चुके थे। सो इस दौरान रिसेप्शन क्लर्क और दरवाजे पर मैसियम केविल से उसका काफ़ी रहा रस्म हो गई थी। आशा ने अपने कमरे की चाबी मैसियम केविल के सामने रखी और पूछा, ये कौन साहब बहादुर हैं? केविल आशा की ओर देखने लगा। ये मैसियम क्रिस्टोफर ग्रेनविल हैं। कल रात ही जर्मनी से यहाँ पहुँचा है। जर्मनी से? लेकिन ये तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। वो अंग्रेज़ी है ना मैसियम आशा। वो यहाँ काफ़ी दिन तक ठहरेगा। उसने 1 हफ्ता के लिए कमरा रिजर्व कराया है। आशा के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। बहुत ही उपयुक्त समय पर पेरिस आया हूँ। बसंत ऋतु में तो पेरिस अपने यौवन पर होता है, कहकर आशा बाहर चला गया। मेट्रो रेलवे की ओर आगे बढ़ते हुए जैक आशा सोचने लगा, ग्रैनविल जैसा धन्ना सेठ पेरिस के बैड मामूली से होटल में क्यों ठहरा हुआ है? ज़रूर कोई बात होगी। उसका सिगरेट केस ही 20,000 फ्रैंक का होगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही आशा को अपने दिमाग से निकाल दिया तथा जो पैटर्नसन और उसके वाहियात बिजनेस प्रस्ताव के बारे में सोचने लगा, जिसे जो पैटर्नसन उसके द्वार तरक्की देना चाहता था। 1.5 साल पहले आशा ने पैटरसन जैसे आदमी के लिए काम करने की ओर ध्यान तक नहीं दिया था, किंतु अब हालात बदल चुके थे। इस समय मेट्रो रेल के 2nd क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए आशा अतीत में जा पहुंचा। 1.5 साल पहले वो ल्यूसेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक वित्तीय संस्था का सीनियर पार्टनर था। उसकी फर्म के पास रोल्फ का अरबों का स्विस अकाउंट था। रोल्फ जो संसार के संपन्न व्यक्तियों में एक था। आशा और रोल्फ की पत्नी हेल्गा रोल्फ की पूंजी निवेश की देखभाल करते थे। आशा एक बहुत ही आकांक्षी व्यक्ति था और उसकी आकांक्षा ही उसके मौजूदा हालात का हेतु बने थे। हुआ यूँ था कि जैक आशा के एक घनिष्ठ मित्र ने उसे गुप्त संकेत दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के खान में निकलने की संभावना है। तुम ऐसा करो, उस कंपनी के शेयर खरीद लो, क्योंकि जैसे ही ये समाचार विदित होगा, लोग धड़ाधड़ उस कंपनी के शेयर खरीदने लगेंगे। अतः उन शेयरों के दाम आसमान में छूने लगेंगे। उस समय तुम कम दामों पर खरीदे हुए शेयर बाजारी भाव पर बेच देना और बैठे बिठाए तुम करोड़पति हो जाओगे। आशा को ये प्रस्ताव जच गया था। सो उसने रोल्फ के अकाउंट से पैसा निकाला था और उस कंपनी के शेयर खरीद लिए थे, इस भावना के साथ कि जब इन शेयर्स के भाव चढ़ेंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा, मुनाफा खुद रख लूँगा और रोल्फ के खाते से जो उसने रकम निकाली है वो वापस लौटा दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कंपनी फेल हो गई। सो मुनाफा तो दूर, आशा ने जो रकम रोल्फ के अकाउंट से निकाली थी वो उससे भी वापस नहीं लौटा पाया। उस समय यदि रोल्फ की पत्नी हेल्गा रोल्फ ने उसके साथ सहयोग बरता होता तो आज ये नौबत भी ना आई होती। हेल्गा ने इस मामले में उसकी सहायता करने से कतई इनकार कर दिया था। आशा का विचार था कि रोल्फ उस पर गबन का मुकदमा चलाएगा, किंतु उसने आशा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी,
क्योंकि रॉल्फ इस बात का जानकार था कि मेरी पत्नी और जैक आर्शल के अनुचित संबंध है और उस पर मुकदमा चलाने से ये भेद खुल जाएगा और इस प्रकार मेरी खूब बदनामी होगी। सो उसने चुप्पी साध ली थी। लेकिन जैक आर्शल को कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने अपना अकाउंट जैक आर्शल की फर्म से वापस ले लिया था और उसी के अकाउंट से वह फर्म चलती थी। इसके साथ ही उसने यह समाचार आम कर दिया था कि जैक आर्शल एक अविश्वसनीय और गबनकार है। इसके दो नतीजे निकले थे। एक तो ये कि रॉल्फ का अकाउंट हाथ से जाते ही वो फर्म डावाडोल हो गई थी और उसके अन्य पार्टनर्स ने, जो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, जैक आर्शल को 50,000 देकर फर्म से अलग कर दिया था और फर्म बंद कर दी थी। दूसरा ये कि जैक आर्शल के जीवन पर बहुत कुप्रभाव पड़ा था। कोई भी फर्म उसे अपने दफ्तर के पास तक फटकने नहीं देती थी। आर्शल एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञ एवं कर परामर्शदाता होने के साथ साथ लड़ना प्रिय भी था। संपन्न प्रौढ़ाएं उसकी क्रीड़ा शैली के कारण उसके लिए लालायित रहती थीं। वो फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भाषाएं धारा प्रवाह से बोलता था। जरा सी चूक ने उसे गबनकार बना दिया था, अन्यथा उसके जीवन ने शिखर का स्पर्श किया होता। और अब उसे हर समय ये चिंता लगी रहती थी कि पेट के दो जग के लिए 2 वक्त का ईंधन कैसे मुहैया किया जाए। उन्हीं दिनों एडमांडो शैपिलो नामक एक दक्षिणी अमेरिकी ने आर्शल से कॉन्टैक्ट किया और ये प्रस्ताव किया था कि यदि तुम हमारे प्रमोशन कंपनी का कानूनी काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें $100 साप्ताहिक वेतन और कमीशन के रूप में 10% दे सकते हैं। ये परियोजना 1 करोड़ के करीब की है। ये सुनकर आर्शल के कान खड़े हो गए थे और उसने फौरन हामी भर दी थी। तब एड शैपिलो ने उसे अपनी परियोजना का ब्यौरा दिया था कि हमारी कंपनी यूरोप में जगह जगह पर हॉलीडे कैंप बनाना चाहती है और कंपनी का मालिक जो पैटरसन जो मांग और आपूर्ति में अपना जवाब नहीं रखता और बिजनेस में दिल खोल कर पैसा लगाता है। इस बिजनेस के लिए ईरान के शाह से उसकी बातचीत चल रही है और शाह ने इस बिजनेस में बहुत दिलचस्पी व्यक्त की है। आर्शल चुपचाप ये सब सुनता रहा था। वो भली भांति जानता था कि यूरोप की कई कंपनीज ने ये बिजनेस शुरू कर रखा है और तकरीबन सभी की सभी घाटे में जा रही हैं। फिर जब वो स्टेशन पर गाड़ी बदल रहा था तो उसने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा, क्या पता ईरान का मूर्ख शाह इस बिजनेस में पेट्रो डॉलर्स लगा दे और ये कंपनी चल उठे तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। इन्हीं विचारों में ग्रस्त वो कोई 11 बजे के करीब प्लाज एंथनी होटल पहुंचा था, जहां पर एड शैपिलो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शैपिलो के चेहरे पर बदस्तूर मुस्कान बनी रहती थी और वो बड़ी गर्मजोशी से मिलता था, लेकिन इस समय उसका मुखमंडल उदासीन देखकर आर्शल का हृदय धक से रह गया। कोई गड़बड़ हो गई है क्या? आर्शल ने पूछा। गड़बड़ तो नहीं, अलबत्ता एक बाधा उत्पन्न हो गई है। शैपिलो ने आर्शल को कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा। लेकिन कौन ऐसी बाधा है जिसको हटाया ना जा सके? हुआ यूं है कि शाह ने हमारी परियोजना में पैसा लगाने से इनकार कर दिया है। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, शाह नहीं तो कोई और सही, हमारी परियोजना में कई लोग पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पैटरसन तुमसे मिलना चाहते हैं। वो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनका मूड ज़रा ऐसा ही है, सो तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना। आर्शल काफ़ी देर तक ध्यानपूर्वक शैपिलो की ओर देखता रहा। तुम मुझे ये बताओ कि पैटरसन मुझे नियोजित करेगा या नहीं? मेरे विचार में तो ज़रूर करेगा। $100 प्रति सप्ताह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा वो तुम्हारी योग्यता से बहुत प्रभावित है। चलो मैं तुम्हें उससे मिला लाऊं। कहकर शैपिलो आर्शल को एक तरफ से कोने में ले आया, जहाँ पर पैटरसन पीने में व्यस्त था और वो शायद 5-6 पैग चढ़ा चुका था। उसका कद छोटा, शरीर मोटा, नाक गोल और आंखें मक्कार किस्म की थी। पैटरसन पर नज़र पड़ते ही आर्शल भाप गया था कि उसे चढ़ी हुई है। पैटरसन एक ठेठ अमेरिकन लग रहा था। आम अमेरिकन्स की तरह उसका लिबास भड़कीला था, आवाज़ ऊंची थी और मुंह में सिगार था। पैटरसन कुछ देर तक धुंधली धुंधली नज़रों से उसकी ओर देखता रहा और फिर एक कुर्सी का इशारा करते हुए बोला,
तो तुम हो आशा, क्या पियोगे? मार्टिनी, आशा ने कहा। एड, शैपिलो ने मुझे बताया है कि तुमने हमारी प्रमोशन स्कीम देखी है। क्या राय है तुम्हारी इसके बारे में? मेरी राय में तो आपका प्रमोशन स्कीम बहुत लाभदायक सिद्ध होनी चाहिए। वो तो होगी ही, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं लगी कि उस साले शाह ने हमारी परियोजना में पैसा लगाने से क्यों इनकार कर दिया। इस बारे में तो मैं तभी कुछ कह सकता था यदि मैं बातचीत के समय उपस्थित होता। तुम वकील लोग हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हो, कभी अपना सिरा हाथ नहीं आने देते, पैटरसन ने कहा। खैर छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एड कल सऊदी अरब जा रहा है, तुम भी उसके साथ चले जाओ। उन साले अरबियों के पास पैसा ही पैसा है। मैं एड के साथ अरब जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु $100 साप्ताहिक पर नहीं। $100 पर जाने के लिए कौन कह रहा है? पैटरसन ने कहा। मैं तुम्हें पूरा खर्च दूंगा, और यदि तुम ठेका जुटा लाए तो मैं तुम्हें ठेके की कुल रकम का 2% दूंगा। आशा सोचने लगा, ये अमेरिकन लोग भी क्या चीज़ है, पैसे का लालच देकर कोई भी काम करवा लेते हैं। वहाँ पर आपकी कुछ वाकफियत है? आशा ने पूछा। क्यों भाई, वहाँ पर कोई वाकफियत पैदा की? पैटरसन ने एड से पूछा। वाकफियत तो वहाँ पहुँचकर पैदा करनी पड़ेगी ना सर, एड ने कहा। इतनी देर में पैटरसन का गिलास खाली हो गया और वो शैपिलो की ओर देखने लगा। शैपिलो उसका इशारा समझ गया और वेटर को पास बुलाकर पैटरसन का गिलास भरने को कहा। आशा सोचने लगा, चलो इस बहाने मेरे लिए इसकी यात्रा ही सही, क्या पता वहाँ जाकर भाग्य खुल जाए और कोई बढ़िया सी नौकरी या काम मिल जाए। तनिक देर पश्चात वो वेटर पैटरसन के खाली गिलास में विस्की डाल रहा था। गलियारे में हल्का सा हो हल्ला सुनाई दिया। एक औरत और उसके साथ 2 आदमी लिफ्ट की कतार की ओर आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे होटल का सहायक मैनेजर था, जिसके पीछे कुली उसी औरत और उन 2 आदमियों का सामान ले जा रहे थे। उस औरत की ओर देखकर आशा का हृदय धक से रह गया था। वो हेल्गा रॉल्फ थी। आशा ने हेल्गा को तब से नहीं देखा था जब से उसने रॉल्फ का पैसा गबन करने के पश्चात अपनी करतूत पर पर्दा डालने की खातिर हेल्गा का सहयोग पाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने का बेकार का प्रयास किया था। उसने जल्दी से अपना चेहरा हाथ से ढांप लिया था कि कहीं हेल्गा की नज़र उस पर ना पड़ जाए। हेल्गा इस समय पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदर लिबास पहन रखा था तथा उसकी चाल ढाल से रईसी टपक रही थी। सारांश, इस समय वो आत्मविश्वास की मूर्ति लग रही थी। हेल्गा को देखकर आशा ईर्ष्या बोझ से भर गया कि उसके पति हरफन रोल्फ की मृत्यु के बाद इसका सौंदर्य और निखर आया है और इसके अंग अंग से आत्मविश्वास टपक रहा है। हेल्गा के साथ जो 2 आदमी थे वो उसके साथ साथ चल रहे थे। उनमें से जिसका कद लंबा था वो झुककर उससे कुछ बात कर रहा था। दूसरा जिसका कद छोटा था वो हेल्गा के पीछे पीछे चल रहा था। जब हेल्गा और उसके स्टाफ लिफ्ट द्वारा ऊपर चले गए तो पैटरसन ने कहा, बड़ी शानदार चीज़ है, कौन थी वो? पैटरसन की दिलचस्पी देखकर आशा ने सोचा, यही मौका है इस अभद्र अमेरिकन को प्रभावित करने का। वो मैडम हेल्गा रॉफ थी। हेल्गा रॉफ? तुम्हारे कहने का आशय है कि उस इलेक्ट्रॉनिक उद्योगपति हरमन रॉल्फ की पत्नी? हाँ, हरफन रॉल्फ के निधन को तो 3-4 महीने हो चुके हैं, आशर ने बताया। जब हेल्गा रॉल्फ ही उसके बिजनेस कॉरपोरेशन की मालिक है और सुना है बड़ी कुशलता से काम चलाती है। पैटरसन की आंखें खुल गई। अच्छा, उसके साथ वो 2 टुच्चे कौन थे? जिसका कद लंबा था उसका नाम स्टैनलो विनबॉर्न है। वो उसका कानूनी सलाहकार है और उसके बिजनेस के कानूनी मामलों की देखभाल करता है। दूसरा जिसका कद छोटा था उसका नाम फ्रेडरिक लोमन है। वो कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष है। हेल्गा की कॉरपोरेशन अरबों की है। जहाँ तक मैं जानता हूँ हेल्गा की निजी संपत्ति ही 1 अरब से ऊपर है। ओह, बहुत पैसे वाली है। वो तो है ही। आशर ने मार्टिनी का गिलास खाली करके मेज़ पर रखते हुए कहा। इसके लिए एक और ड्रिंक लाओ एड, पैटरसन ने शैपिलो से कहा।
शेपिलो जब वेटर को उंगली के इशारे से हमारी मेज़ की ओर बुला रहा था तो पैटरसन ने आशा से कहा, तुम्हें उसके बारे में बहुत जानकारी है, तो इसका मतलब तुम उसे जानते होंगे। यही मौका था जब आशल को अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, लेकिन मार्टिनी के नशे में उसकी ज़बान ढीली पड़ गई। जानता होऊंगा? मैं और हेल्गा, हम दोनों इकट्ठे रोल्फ की पूंजी की देखरेख किया करते थे। इससे पहले हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने उसे भोगा भी है? पैटरसन आशल की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ था। बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ थे। आशर ने वेटर के हाथ से मार्टिनी का गिलास लेते हुए कहा, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। तो इसका मतलब है ये औरत अरबपति है। होगी। आशा ने मार्टिनी का आधा गिलास खाली करके कहा। वो बड़ा सहज अनुभव कर रहा था। लेकिन अब तुम उसके लिए काम नहीं करते, राइट? पैटरसन ने अपनी आंखें आशा के चेहरे पर गड़ाते हुए पूछा। सावधान, कहीं नशे में अपने सारे भेद मत खोल बैठना। आशा ने स्वागत कहा, ना, मैं उसके लिए कोई काम नहीं करता। हमारे आपस में झगड़ा हो गया था। वो एक बहुत ही मुश्किल किस्म की औरत है। आशा ने मार्टिनी की चुस्की लेते हुए कहा, सऊदी अरब जाने के लिए जब टिकट्स आरक्षित हो जाएं तब आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे वहाँ क्या करना होगा। पैटरसन ने तुरंत कोई जवाब देने की बजाय अपनी ड्रिंक ख़त्म की और कुछ देर तक सोचता बोला, पैसे का प्रबंध जब यहीं इसी होटल में हो सकता है तो उन अरबी टुच्चों के पास क्यों जाया जाए? अशर एकटक उसकी ओर देखने लगा। मैं समझा नहीं मिस्टर पैटरसन, इस होटल में कैसे पैसों का प्रबंध हो जाएगा? अपने दिमाग से काम लो आशर। इस हेल्गा नामक औरत को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हमें बस कुछ लाख रुपए की ज़रूरत है और लाख उसके लिए मुर्गी दाने के बराबर होंगे। तुम उससे बात करो। ये सुनते ही आशर के हाथ पसीने से तर हो गए। मिस्टर पैटरसन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैडम रोल्फ आपको हॉलीडे कैंप्स के बिजनेस में बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगी। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैटरसन काफ़ी देर तक आशर की ओर देखता रहा था। फिर वो शेपिलो की ओर देखने लगा। यहाँ का कबाब गृह किधर है? मुझे भूख लग रही है। और कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम उस औरत से मेरी एक मुलाकात करा दो, बाकी बातें मैं खुद कर लूँगा। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें रखना नहीं चाहूँगा। मैं केवल उन आदमियों को रखता हूँ जो काम कर सकते हों। कहकर वो चल दिया। शेपिलो भी अपनी तरफ जगह से उठ खड़ा हुआ। तुमने सुन लिया ना जैक कि मिस्टर पैटरसन क्या कह रहे थे? मेरे विचार में इस काम में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तुम उस औरत को अच्छी तरह जानते हो। कहकर शेपिलो पैटरसन के पीछे पीछे चला गया था। सैंडविच लंच करने के बाद आशर अपने कमरे में लौट आया था और अपने आप को कोसने बैठ गया था कि मैंने हेल्गा के साथ अपने संबंधों की पैटरसन के सामने शेखी क्यों बरदारी। मेरे विचार में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। साल भर पहले मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता, पर अब मैं क्या करूँ? फिर उसके अपने ट्रैवलर्स चेक देखे थे और ये पाया था कि पैसा ख़त्म होता जा रहा है और कोई धंधा है नहीं, ना ही कोई ऑफ़र है। हेल्गा से संपर्क करना असंभव है। पिछली बार जब हम इकट्ठे थे तो उसने ब्लैकमेल करने के अपराध में 10 साल तक जेल में सड़ने की धमकी दी थी। आशर ये अच्छी तरह जानता था कि यदि मैंने हेल्गा को जो पैटरसन जैसे आदमी से मिलने को कहा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उससे मिलना अनिवार्य था। तो सो क्या किया जाए? तब उसने अपनी जैकेट उतारी और बिस्तर पर लेट गया। वो अक्सर अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाला करता था, लेकिन इस बार मार्टिनी के नशे के कारण बिस्तर पर सर रखते ही उसकी आंख लग गई थी और जब उसकी आंख खुली थी तो ज़रा ज़रा अंधेरा हो चुका था। वो 3 घंटे से ऊपर तक सोता रहा था। तब उसे बोध हुआ कि कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। शाम के 8:15 बजे। उसने सोचा शायद होटल की नौकरानी आई होगी। उसने चिड़चिड़ेपन से उसे अंदर आने को कहा।
कभी दरवाज़ा खुला और क्रिस्टोफर ग्रैनविल अपने पूरे ठाट-बाट से कमरे की चौखट के बाहर खड़ा नजर आया। आशर उसे देखकर चौंक गया और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके आराम में खलल डाला, ग्रैनविल ने अपनी खनकती हुई आवाज़ में कहा। मैं इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। कोई बात नहीं, आप तशरीफ़ लाइए। एक्चुअली बात ये है कि मेरे सिगरेट्स ख़त्म हो गए हैं और बाज़ार बहुत दूर है, सोचा आपसे ले लूँ। आशर बड़े ध्यान से उसके मनोहर चेहरे को देख रहा था कि अनायास उसके मन में विचार कौन था, और वो अपने बिस्तर से उठकर उसके समीप आकर बोला, आपको जितने सिगरेट चाहिए उतने ले जाइए। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मुझे जैक आशर कहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम क्रिस्टोफर ग्रैनविल है। आप अंग्रेज़ लगते हैं। जी, मैं अंग्रेज़ी हूँ। आशर बड़े ध्यान से उसके शानदार सूट और प्लेटिनम और सोने के ब्रेसलेट को देख रहा था। मैं अभी आराम करके उठाऊँ, यदि आपको अवकाश हो तो पधारिए। मैं आपके आराम में बाधा नहीं डालना चाहता, ग्रैनविल ने एक चरचराती हुई आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बड़ा अनोखा सा होटल है। वो तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुविधाजनक है। मेरे विचार में इस होटल को सुविधाजनक कहने के बजाय सस्ता कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। बेशक ये पेरिस का सबसे सस्ता होटल है, आशर ने सहमति व्यक्त की। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं प्राय होटल्स की 10 ऊँचियों की तुलना करता रहता हूँ, तभी तो इस होटल में निवास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आपका ये सजाव बनाव बिल्कुल नाटक है? जनाब, सजाव बनाव सदैव नाटक ही होता है मिस्टर आशर। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप कोई लखपति प्रतीत होते हैं। काश ऐसा होता, आशर ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञ हूँ। यदि आपको अखरे ना तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप क्या शुगल फरमाते हैं? ग्रैनविल ने अपनी टांगें अपने सामने फैला दी और अपने चमचमाते हुए जूतों की ओर देखने लगा। आप मुझे अवसरवादी कह सकते हैं, और इस समय मैं अवसर की तलाश में हूँ। ये संसार मेरे लिए अवसर तट है। अवसरवादी? अपनी सिगरेट की राख झाड़ने के साथ साथ आशा सोचने लगा, इस आदमी ने अपना बहुत अच्छा विवरण दिया है, लेकिन आप काफ़ी संभ्रांत दिखाई देते हैं। आपका कोई ना कोई धंधा तो ज़रूर होगा। संभ्रांत से यदि आपका संकेत मेरे साजो सामान की ओर है, ग्रैनविल ने अपनी कलाइयों पर सोने और प्लैटिनम के ब्रेसलेट का स्पर्श करते हुए कहा, तो हर अवसरवादी के पास ऐसे साज सामान होते हैं। यदि वो खस्ताहाल हो जाए तो फिर उसके लिए कोई आशा नहीं रहती। ग्रैनविल ने एक ऐसी हकीकत बयान की थी जो 100% आशर पर लागू होती थी। वो इस बात से बहुत आहत हुआ था। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा प्रश्न? यही कि आप क्या काम करते हैं। इस वक्त तो मेरा कोई काम नहीं और कल का मुझे कुछ पता नहीं। एक अवसरवादी, आपको मालूम होना चाहिए कि आशाओं के भरोसे जीता है। आशर उसके मनोहर व्यक्तित्व एवं उसके ठाट बाट को देखकर सोचने लगा था, यदि इस आदमी के साथ पटुता से काम लिया जाए तो इसके द्वारा पैटरसन के साथ मेरी समस्या का समाधान निकल सकता है। मैं शायद आपके लिए कोई रुचिकर अवसर उपलब्ध करा सकूं, आशर ने गोल मोल शब्दों में कहा। रुचिकर अवसरों में मुझे हमेशा रुचि रहती है, ग्रैनविल ने उत्तर दिया। यदि इस नीरस कमरे से बाहर जाकर इकट्ठे स्पैगेटी खाएं तो क्या विचार है? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और खाली पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। आशर का दिल गवाही देने लगा था कि इस आदमी से मेरा मतलब हल हो सकता है। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। स्पैगेटी क्यों? सीधा डिनर करते हैं, बिल मैं दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। आओ चलें। डिनर के दौरान ग्रैनविल अनेक विषयों पर बात करता रहा था। आशर उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता रहा था और उसके सामान्य ज्ञान और संवाद पटुता से बहुत प्रभावित हुआ था। जब वो डिनर खा चुके तो ग्रैनविल ने अपनी छुरी कांटा एक और रखकर कहा, इस स्वादिष्ट डिनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिजनेस की बात करते हैं। आपने किसी रुचिकर अवसर का जिक्र किया था। आशर कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया तथा दंत कुरेदनी से अपने दांत साफ करने लगा।
मेरा विचार है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु कुछ बताने से पहले मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहूँगा। तुम अपने आप को अवसरवादी कहते हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जरा विस्तार से बताओ। बात यूं है कि पनीर के बिना डिनर का मज़ा आधा रह जाता है, यदि आपका बजट इजाज़त दे तो। मेरा बजट कॉफ़ी के अलावा और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, आशर ने दृढ़ स्वर में कहा। तो चलो कॉफ़ी सही। इससे पहले कि मैं अपने दिल का हाल आपके सामने खोलूं, यानी अपने बारे में आपको विस्तार से बताऊं, अगर आप मुझे थोड़ा सा संकेत दें कि आपके मन में क्या है तो कैसे रहेगा? हाँ, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, आशर ने कहा और वेटर को 2 कॉफ़ियों का ऑर्डर देने के बाद ग्रैनविल की ओर मुतवज्जिह हुआ। मैं एक कंपनी का कानूनी सलाहकार हूँ जो यूरोप में अनेक स्थानों पर हॉलिडे कैंप निर्माण करना चाहती है। इस कंपनी का मालिक एक अमेरिकन है जो इस काम के लिए $20 लाख जुटाना चाहता है। अक्खड़ सा आदमी है, लेकिन उसे मैं राजी कर लूँगा कि वो तुम्हें अपने अगुआ के रूप में नियोजित कर ले। ये विचार मेरे मन में अभी अभी कौंधा है, सो पहले मैं उससे बात कर लूँ। तुम्हें क्या काम करना होगा ये मैं तुम्हें उससे बात करने के बाद बताऊँगा। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होगा, लेकिन उससे बात करने से पहले तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। ये हॉलीडे कैंप्स का जो तुमने जिक्र किया है, मैंने तो सुना है कि लोग इस बिजनेस से हाथ खींचते जा रहे हैं। मेरे विचार में टूरिस्ट हॉलीडे कैंप्स को कोई खास पसंद नहीं करते। आशा ने सकारात्मक सा हिलाते हुए सोचा, ये आदमी कोई मूर्ख नहीं है, हर बात जानता है। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। ग्रैनविल ने अपने स्वर्णिम सिगरेट केस को खोला और उसे खाली पाकर प्रश्न सूचक दृष्टि से आशा की ओर देखने लगा। तुम्हारे पास सिगरेट है या बिना सिगरेट पिए गुजारा करना पड़ेगा? आशा ने वेटर को सिगरेट का पैकेट लाने को कहा। जब वो दोनों सिगरेट सुलगा चुके तो आशा ने कहा, अब गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम चाहो तो शुरू हो जाओ। ग्रैनविल ने आशा को एक मधुर मुस्कान से देखा। यार, लोग मुझे क्रिस कहकर पुकारते हैं, तुम भी मुझे इसी नाम से संबोधित कर सकते हो। साफ साफ पूछो तो मैं एक जाई गोलो हूँ, यानी मेरा धंधा संपन्न प्रौढ़ाओं की काम आंगनी शांत करना है। इसे एक घृणित व्यवसाय समझा जाता है, लेकिन जो कुछ भी है ये एक बिजनेस है। इसे वही लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं जिन्हें प्रौढ़ाओं की शारीरिक इच्छाओं का कोई एहसास नहीं होता। तुम किसी भी होटल में जाकर देख लो, तुम्हें अनेक ऐसी प्रौढ़ाएँ देखने को मिलेंगी जो वेटर्स बारमैन के पीछे पड़े रहने के साथ साथ किसी अकेले मर्द की ओर ताकती रहती हैं। हजारों उबाऊ, अनाकर्षक और अकेली प्रौढ़ाएँ होती हैं जिनकी ये इच्छा होती है कि कोई उनको लाड़ करे, नखरे सहे और उन्हें अच्छी तरह से भोगे, और ये औरतें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पूरे दाम देती हैं। ये जो सात सामान मेरे पास देख रहे हो ना, ये सब मनोहत प्रौढ़ाओं के ही दिए हुए हैं। ये ब्रेसलेट मुझे एक ऐसी ही प्रौढ़ा ने दिए थे जिसे ये वहम हो गया था कि मुझे उसके साथ प्रेम है। हाँ, ये स्वर्णिम सिगरेट केस एक ऑस्ट्रेलियन काउंटेंस ने मुझे दिया था। वो ये ज़िद किया करती थी कि हर शाम मेरे साथ डांस किया करो। फिर मेरे सौभाग्य और उसके दुर्भाग्य से उसे ही दौरे पड़ने लगे और इस प्रकार उससे मेरा पिंड छूट गया। मैं इस समय 39 साल का हूँ और गत 20 वर्ष से मैं संपन्न प्रौढ़ाओं के जीवन को सुखी करता रहा हूँ। बस यही मेरा धंधा है। ये सुनकर आशा के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई कि मैंने इसके बारे में सही अनुमान लगाया था। मेरे ख्याल से तुम ठीक ही कह रहे हो, पनीर के बगैर डिनर का मज़ा आधा रह जाता है। जो पैटरसन जब प्लाजा एंथनी होटल वापस पहुंचा तो उस समय आधी रात हो चुकी थी। वो काउंटर क्लर्क से अपने कमरे की चाबी ले रहा था कि आशर उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो गत 2 घंटों से लॉबी में उसकी राह देख रहा था। गुड इवनिंग मिस्टर पैटरसन। जो पैटरसन ने मुंह बनाकर उसकी ओर देखा। क्या बात है? मैं आपसे कोई आवश्यक बात करना चाहता हूँ मिस्टर पैटरसन। तो बार में चलो। जब वो दोनों बार में आकर बैठ गए और वेटर उनको ड्रिंक्स सर्व करके जा चुका तो पैटरसन ने पूछा, उस हेल्गा रॉल्फ नामक औरत का क्या हुआ? मेरे विचार में मैडम रॉल्फ को पैसा लगाने के लिए मनाया जा सकता है।
पैटरसन तिरछी नज़रों से आशल की ओर देखने लगा। तुमने उससे बात की है? सुबह तो तुम कह रहे थे कि हमारे बिजनेस में वो किसी सूरत में पैसा लगाने को तैयार नहीं होगी। वो मेरा फौरी ख्याल था मिस्टर पैटरसन, लेकिन बहुत सोच विचार के पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, उसे मनाया जा सकता है। तुमने उससे कांटेक्ट किया है? मिस्टर पैटरसन, ना तो मैंने उससे कांटेक्ट किया है और ना ही ऐसा करने का मेरा कोई इरादा है, लेकिन मुझे यकीन है मैडम रोल्फ को इस बारे में मनाया जा सकता है। वो हमारे धंधे में 20 लाख डॉलर लगा दे। तुम ये घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधी सपाट बात पर आओ। मिस्टर पैटरसन, इस स्थिति को ग्रहण करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैडम रोल्फ एक कामोन मादिनी है। कामोन मादिनी है? ये क्या होता है? कामोन मादिनी एक ऐसी नारी को कहते हैं जो अति कामुक होती है, सेक्सी और बार बार भोग के लिए लालायित रहती है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो रति प्रिय है। वो इससे भी कुछ अधिक ही है। मैं हेल्गा को पिछले 20 सालों से जानता हूँ मिस्टर पैटरसन। सेक्स उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे और आपके लिए खाना। ये सुनकर पैटरसन चक्कर में पड़ गया। देखने में तो ये वाकई शानदार चीज़ है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि यौन क्रीड़ा से मैं उसे संतुष्ट कर दूं तो वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सुनकर आशा ध्यानपूर्वक पैटरसन के चेचकदार चेहरे की ओर देखकर सोचने लगा, काश हम अपने चेहरे को उस नज़र से देख सकते जिस नज़र से अन्य लोग हमें देखते हैं। नहीं मिस्टर पैटरसन, ये संभव नहीं होगा। हेल्गा विशेष प्रकार के मदी में रुचि लेती है। वो ऐसे मर्दों की ओर आकर्षित होती है जिनका कद लंबा हो, उम्र में उससे छोटे हों, बहुत ही सुंदर हों, संवादपुट हों, उनकी भांति प्रभाता से जर्मन, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस बोल सकते हों। उफ, बहुत ही कठिन विलासिनी है ये तो। अरबपति है तो उसका ये इस तरह का चीज़ों की उसकी मांग स्वाभाविक ही है। पैटरसन ने अपनी नाक मसलते हुए कहा, एड शेपिलो के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जवान भी है, मनोहर भी है और स्पेनिश भी बोल सकता है। आशर ने नकारात्मक सा हिला दिया। एड हेल्गा को आकर्षित नहीं कर पाएगा। मेरा विचार है कि कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जिसे देखते ही हेल्गा उस पर आशिक हो जाए। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार उसका दिल किसी पर आ जाए तो फिर वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए सहमत हो जाती है। तब एक हफ्ते बाद वो आदमी हेल्गा को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताने के साथ उसकी राय मांगे और उससे ये कहे, मुझे अपनी कंपनी के लिए 20 लाख फ्रैंक जुटाने हैं और यदि मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। हेल्गा इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि जिस पर वो रीछी हो उसके प्रति वो बहुत उदार होती है। वो फ़ौरन उसे 20 लाख देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन पहले तो ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिस पर हेल्गा रीझ जाए। पैटरसन के मुंह से ये शब्द सुनकर आशर ने शांति का दीर्घ श्वास छोड़ा और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मिस्टर पैटरसन, मैंने ऐसा आदमी ढूंढ ना लिया होता तो इतनी रात गए आपको कष्ट नहीं दिया होता। मैं आपसे वेतन ही इसी बात का पाता हूँ। मेरा काम है आपकी सेवा करना और आपको परामर्श देना। इतनी जल्दी तुमने आदमी भी ढूंढ लिया? पैटरसन सीधा होकर बैठ गया। वो एकदम हेल्गा के मतलब का है। वो उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाएगी। ऐसा आदमी तुमने इतनी जल्दी ढूंढा कैसे? आशा इस सवाल के जवाब के लिए तैयार होकर आया था और ग्रैनविल को पट्टी पढ़ाकर आया था। वो एक व्यावसायिक जाइगोलो है मिस्टर पैटरसन, और संपन्न प्रोणाओं की कामांगनी शांत करने में उसका अपना जवाब नहीं। कुछ साल पहले उसने मेरी एक पुराना क्लाइंट की बहुत अच्छी सेवा की थी। मैं उसे तब से जानता हूँ। आज दोपहर संयोगवश मेरी उससे मुलाकात हो गई। उसे देखते ही मुझे लगा था कि इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उससे एक बार मिल लें और आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। ये जाइगोलो तो बड़े टुच्चे प्रकार के आदमी होते हैं। तुम्हारे विचार में वो इस औरत रोल्फ को आकर्षित कर लेगा?
बिल्कुल कर लेगा। यदि मुझे लेश मात्र भी संदेह होता ना, तो मैंने आपका समय नष्ट नहीं किया होता। ठीक है फिर, कल 11 बजे उसे ले आना। ग्रैनविल ने ये बात बल देकर आशा से कही थी कि मैं पैटरसन को कब और कहाँ पर मिलूँगा। मान लो वो मुझे नहीं रखना चाहता, तो कम से कम उसकी जेब से बढ़िया लंच तो खाया ही जाए। तुम उससे कहना कि मैं उसे कल 1 बजे रिड्स के कबाब गृह में मिल सकता हूँ। उसकी इच्छा हो तो वहाँ पहुँच जाए, नहीं तो उसकी मर्जी। मेरे विचार में आपको उससे यहाँ इस होटल में मिलना अनुपयुक्त होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैडम रोल्फ आप लोगों को इकट्ठा देख ले। इसके अलावा वो बहुत बिजी है, किंतु कल 1 बजे रिट्स के कबाब गृह में वो आपसे मिल सकता है। वो बिजी है तो हो, उसे यहाँ आना चाहिए, उसकी गरज है। हमें भी उसकी गरज है मिस्टर पैटरसन। इसके अलावा वो एक हाई क्लास जाइगोलो है। मेरे विचार से बेहतर यही होगा कि जैसे वो चाहता है वैसे रिड्स में उससे मिल लें। एक जाइगोलो के इतने नखरे! अपने मतलब के लिए किसी के भी नखरे सहने पड़ते हैं, और जब वो मैडम रॉल्फ को हमारे बिजनेस में 20 लाख लगाने के लिए सहमत कर देगा तो हमें उसके नखरे ज़रा भी नहीं खलेंगे। ठीक है, कल 1 बजे मैं उससे रिड्स में मिल लूँगा, कहकर पैटरसन ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और आर्शर के हाथ में देते हुए बोला, अपने खर्चे के लिए इसे रख लो। आर्शर ने वो नोट जेब में डाला और वहाँ से चला आया। आर्शर और पैटरसन रिट्स होटल के कबाब गृह में बैठे थे और पौने घंटे से ग्रैनविल की राह देख रहे थे। ग्रैनविल अभी तक नहीं पहुंचा था और पैटरसन बार बार अपनी घड़ी की ओर ताक रहा था। ये साला जाइगोलो अपने आप को समझता क्या है, अभी तक नहीं पहुंचा, पैटरसन ने रोष से कहा। तभी ग्रैनविल कबाब गृह में प्रविष्ट हुआ और वहीं खड़े होकर चारों ओर निगाह डाली। पैटरसन उसकी ओर देखता का देखता रह गया। वो उसके व्यक्तित्व एवं वेशभूषा से बहुत प्रभावित हुआ था। उसी समय होटल का गृह प्रबंधक ग्रैनविल के पास पहुंचा था। ग्रैनविल, आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। गृह प्रबंधक ने यह सब फ्रेंच भाषा में कहा था, जो पैटरसन के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था। ये गृह प्रबंधक उससे क्या कह रहा है? पैटरसन ने आशा से पूछा। उसने ग्रैनविल का स्वागत किया है, आप तो हमें लगता है भूल गए हैं। उसने मेरा तो ऐसा स्वागत नहीं किया, जबकि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। अरे हेनरी, तुम? ग्रैनविल ने गृह प्रबंधक के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। मेरा विचार था कि तुम रिटायर हो चुके होंगे। वाह भाई, इसका आशय है इसे यहाँ का सारा स्टाफ जानता है, पैटरसन ने आशा से बोला। यहाँ का क्या, पेरिस का कोई ऐसा रेस्तरां नहीं जहाँ का स्टाफ ग्रैनविल को ना जानता हो। तभी ग्रैनविल उनकी मेज़ के पास पहुँच गया। हेलो जैक, उसने आशा को विश किया और तब पैटरसन को संबोधित करते हुए बोला, हाँ आप मिस्टर पैटरसन होंगे, मुझे ग्रैनविल कहते हैं। उसी क्षण गृह प्रबंधक व्यंजक सूची लेकर ग्रैनविल के पास आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, मेन्यू सूची मिस्टर पैटरसन के सामने रखो, ग्रैनविल ने गृह प्रबंधक से कहा। मैं मेजबान वो है, मैं तो इनका मेहमान हूँ। वो व्यंजनी पैटरसन के लिए काले अक्षर समान थी, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में थी। सो इन तीनों ने अपनी रुचि अनुसार खाना मंगाया था। खाने के दौरान ग्रैनविल पैटरसन के साथ अनेक विषयों पर बातें करता रहा। पैटरसन उसकी विस्तृत जानकारी से बहुत प्रभावित हुआ था। खाना खाने के बाद उन्होंने बढ़िया से बढ़िया किस्म की शराब पी। स्वादिष्ट खाना और बेहद अच्छी शराब पीने के बाद जब ग्रैनविल संतुष्ट हो गया था तो उसने पैटरसन से कहा था, अब बिजनेस की बात करें। आप निश्चित रूप से मेरे बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको अपना बायोडेटा दे देता हूँ। मैं एक अंग्रेज़ हूँ, मेरी आयु 39 साल की है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का तालीम याफ्ता हूँ, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं प्रभा से बोलता हूँ, टेनिस और पोलो का खिलाड़ी हूँ, स्त्रियों का मुझे बहुत शौक़ है, पियानो खूब बजा लेता हूँ, मॉडर्न आर्ट संगीत से मुझे बहुत लगाव है। जब मेरी शिक्षा समाप्त हो गई थी तो मेरे पिता मुझे अपने बिजनेस में जूनियर पार्टनर बनाना चाहते थे, किंतु मुझे उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पाया था कि मैं संपन्न प्रौढ़ाओं की दैहिक इच्छाएं पूरे करके मज़े से जीवन बिता सकता हूँ। गत 20 सालों से मेरा यही धंधा है।
यानी कि मैं एक प्रोफेशनल जाइगोलो हूँ तथा मैं इस व्यवसाय में बिल्कुल सफल रहा हूँ। जैक आर्चर ने मुझे बताया कि हेल्गा रॉल्फ की देखरेख करने के लिए आपको मेरे जैसे विशेषज्ञ की आवश्यकता है। मैडम रॉल्फ से अभी तक मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, किंतु मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे हाथ में आ जाएगी। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्गा रॉल्फ से $20 लाख लेना चाहते हैं। यदि मैं एवं आप किसी समझौते पर पहुंच सके तो मैं ये रकम आपके लिए प्राप्त कर सकता हूँ। शायद, पैटरसन ने सिगार का कश लेकर कहा। शायद नहीं, मैं अवश्य निश्चित ये पैसा आपको हासिल करके दूंगा। पैटरसन सोच में पड़ गया, जबकि आर्चर बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। तुम इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे? इससे आपका कोई संबंध नहीं। मुझे इस कार्य में चंद एक हफ्ते ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन पैसा मैं आपको प्राप्त करके दे दूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ मिस्टर पैटरसन कि क्रिस जो कह रहा है करेगा, आर्चर ने कहा। तो फिर लग जाओ इसमें, ग्रैनविल ने कॉफ़ी की चुस्की लेकर कहा। मेरी और कुछ शर्तें हैं, ये कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आरंभिक खर्चा आपके सर पर होगा। आरंभिक खर्चा? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं मैडम रॉल्फ को बराबर के स्तर पर मिलना चाहूँगा। इसके लिए मुझे प्लाजा एंथनी होटल में एक कमरा चाहिए, एक प्रभावशाली कार चाहिए और शुरू में उस पर खर्चने के लिए $5,000 चाहिए। पैटरसन को सोचने का कोई मौका ना देकर आर्चर ने कहा, 20 लाख हासिल करने के लिए ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। आखिर आप ये रकम प्राप्त करने के लिए एड और मुझे विमान द्वारा सऊदी अरब भेजने के लिए तैयार हो बैठे थे। मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना ग्रैनविल, यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए आफत खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैनविल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया। मिस्टर पैटरसन, मैं आपको बतला दूं, मैं एक अंग्रेज़ हूँ, अमेरिकन नहीं, जो आपकी धमकी में आ जाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपको मैडम रॉल्फ से 20 लाख प्राप्त कर दूंगा। इस पर आप मुझे धमकी दे रहे हैं। यदि आप मुझे ये काम सौंपना चाहते हैं तो मैं यह काम अपनी शर्तों पर करूँगा, आपकी धमकी के ज़ोर पर नहीं। समझ गए? तुम तो खामोखा में गर्म हो रहे हो। मैंने तो एक साधारण सी बात कही थी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। तो फिर पैसों के बारे में जैक से बात कर लो। प्लाजा एंथनी होटल में आने के बाद मुझे 5,000 फ्रैंक्स मिल जाने चाहिए। अब मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, सो मैं चलता हूँ, कहकर ग्रैनविल वहाँ से चला आया था। ये तो बड़ा ही मगरूर आदमी है। ग्रैनविल के जाने के बाद पैटरसन ने आर्चर से कहा, जो कुछ भी हो वो हमारे लिए $20 लाख उपलब्ध कर सकता है। तत्पश्चात पैटरसन ने वेटर से बिल लाने को कहा और बिल चुकाने के पश्चात वो दोनों वहाँ से चले आए थे। हेल्गा रॉल्फ संसार की संपन्न औरतों में से एक थी। इस समय वो प्लाजा एंथनी होटल के अपने सेट में सुगंधित पानी के बाथटब में लेटी हुई थी। उसकी लंबी टांगें पानी में हलचल सी पैदा कर रही थीं। हेल्गा हालांकि वीआईपी क्लासेस में यात्रा करती थी तथा एयर हॉस्टेस उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन लंबी उड़ानों से उसे बड़ी उत्कंठाहट होती थी, विशेषकर जब उसे स्टैनले विनबॉर्न और फ्रेडरिक लोमन जैसे नीरस आदमियों के साथ सफ़र करना पड़ता था। लेकिन ये दोनों आदमी रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन का काम चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। एक समय जब हेल्गा ने कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला था तो उसने स्टैनले विनबर्न एवं लोमन की छुट्टी करने की सोची थी, लेकिन गौर करने पर वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये दोनों आदमी बहुत ही कार्यकुशल हैं, अतः इनको बर्खास्त करना कॉरपोरेशन के हित में गलत होगा। लोमन ही ने फ्रांस में कॉरपोरेशन की शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा था और इस संबंध में उसने फ्रांस के प्रधानमंत्री से बात की थी, जिसने उसे बहुत प्रोत्साहित किया था। फ्रांस में शाखा खोलने के बहुत फ़ायदे थे, सो हेल्गा ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी थी। लोमन ने हेल्गा से कहा था, मैं एवं विनबॉर्न फ्रांस सरकार से आगे बातचीत करने के लिए पेरिस जाएंगे। बसंत ऋतु में पेरिस, उफ़! हेल्गा ने मन ही मन गुदगुदी अनुभव की थी। सो जब हेल्गा ने विन एवं बॉर्न लोमन को ये कहा था कि मैं खुद तुम दोनों को इस साथ जाऊंगी,
तो वो हैरान रह गए थे। परंतु इस समय 7 घंटे की लंबी उबाऊ उड़ान के बाद बाथटब में लेटी हुई हेल्गा को आश्चर्य हो रहा था कि मेरे यहाँ आने का क्या तुक था। बसंत ऋतु में पेरिस अद्भुत होता है, लेकिन जब इंसान अकेला हो या उसके साथ विन बान एवं लोमन जैसे 2 नीरस आदमी हों तो ये मालूम हो कि समाचार वर्ग तुम्हारी हर नर्कली हरकत पर नज़र रखे हुए हैं, तो पेरिस में क्या मज़ा आएगा। हेल्गा ने अपनी लंबी खूबसूरत टांगें हिलाई, जिसके साथ बाथटब का सुगंधित पानी छल छल करने लगा। उसे विधवा हुए 5 महीने हो चुके थे। अब वो अपने दिवंगत पति हरमन फ्लोरोल्फ की समूची संपत्ति की एकमात्र मालिक थी। उसकी अपनी निजी संपत्ति ही 1 अरब से ऊपर थी। पैराडाइज सिटी में उसका अपना एक डिलक्स हाउस था, न्यूयॉर्क में एक गेस्ट हाउस था, स्विट्ज़रलैंड में एक डिलक्स विला था। सब कुछ था, किंतु आज़ादी नहीं थी। वो जो कुछ भी करती थी वो समाचार के रूप में अखबारों में छपता था। उसे समाचार पत्रों से अत्यंत नफरत थी। काम उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, वैसे ही जैसे शराब शराबी की होती है। जब हरमन रॉल्फ का निधन हुआ था तो उसने सोचा था कि अब जो कोई मद मुझे भाएगा मैं उसके साथ यौन संपर्क जुटा लिया करूँगी। लेकिन शीघ्र ही उसने पाया था कि यदि मैं अखबारों की पब्लिसिटी से दूर रहना चाहती हूँ तो अपने प्रेम संबंधों में अभी भी मुझे वैसा ही विवेक रखना पड़ेगा जैसा कि मैं रॉल्फ के जीवन काल में रखती आई थी। इन 5 महीनों में हेल्गा ने 3 यौन संपर्क जुटाए थे। एक न्यूयॉर्क के होटल के वेटर के साथ, दूसरे एक ऐसे बूढ़े के साथ जिसके बारे में कोई ये अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसमें काम शक्ति होगी भी, और तीसरे एक बदबूदार हिप्पी के साथ जिसको होल्गा ने अपनी कार में लिफ्ट दी थी, और फिर उसने होल्गा को कार की पिछली सीट पर लिटाकर प्रचंड प्रहार से उसे संतुष्ट किया था। ऐसा कब तक चलेगा? मैं हर लिहाज से संपन्न हूँ किंतु काम सुख से वंचित हूँ, विलासी एवं कामी हूँ, बार बार यौन क्रीड़ा के लिए लालायित रहती हूँ। मुझे अपने लिए एक पति ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा मर्द जो रह समय मेरे साथ रहे, ताकि मैं जब भी रति क्रीड़ा के लिए उत्कंठित हो जाऊँ, उसके साथ समागम में संलग्न हो जाऊँ, तो मुझे ये डर नहीं होगा कि मेरी बदनामी भी होगी। तब हेल्गा बाथटब से बाहर निकली और आदमकद दर्पण के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लेने लगी। उसकी उम्र 44 साल की थी, लेकिन उम्र उसके साथ बड़ी उदारता से पेश आई थी। सूक्ष्म भोजन एवं ब्यूटिशियंस के सुविज्ञत ने उसके शरीर को सुघड़ बनाए रखा था। वो स्वस्थ और ऊंचे कद की थी। नार नक्शा सुंदर था, लंबे बाल, गर्दन पतली और लंबी, नासिका सुडौल, स्तन भरे भरे, नितंब पुष्ट एवं सम्मोहक, कमर पतली, हाथ पैर रोम रहित, अधरोष्ट गुलाबी और चाल मादक, और आंखें मतवाली थीं। लेकिन अपने सौंदर्य का मुझे क्या फ़ायदा जिसका कोई प्रशंसक नहीं, और ना ही किसी को ये अनुमान है कि ये शरीर कितना सुख दे और ले सकता है। हेल्गा ने तौलिया से अपने शरीर पहुँचते हुए स्वागत कहा। तत्पश्चात कमरे में आकर हेल्गा ने देखा कि नौकरानियाँ उसके सामान खोल गई हैं। उसने विन बान एवं लोमिंग के साथ कबाब गृह में भोजन करने की हाँ कर ली थी। तब उसने अपने आप को भड़कीले वस्त्र और आभूषणों से सजाया और लिफ्ट लेकर नीचे चली गई। वहाँ पहुँचते ही विन बान एवं लोमन उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए, और तब विन बान तथा लोमन दोनों उसकी अगुवाई करते हुए उसे भोजन कक्ष में ले गए। हेल्गा ने जैसे ही भोजन कक्ष में पैर रखा, लोग उसकी ओर देखने लगे थे, और हेल्गा इस बात से अवगत थी कि मेरा सौंदर्य यहाँ बैठे लोगों की आंखों का केंद्र है। संयोगवश हेल्गा ने अपने लिए उस मेज का चयन किया था जिसके सामने पैटरसन बैठा था। हेल्गा पर नज़र पड़ते ही पैटरसन मन ही मन में कहने लगा, आशा ठीक कहता था, इस जैसी रमणी को ग्रैनविल जैसा छबीला ही वश में कर सकता है। खाना खाने के दौरान पैटरसन बड़े ध्यान से हेल्गा की ओर देख रहा था। तत्पश्चात जब तक हेल्गा विन बान एवं लोमन के साथ वहाँ से चली नहीं गई थी, पैटरसन वहीं बैठा शराब पीता रहा। हेल्गा जब लिफ्ट से अपने स्वीट की ओर ऊपर जा रही थी तो सोचने लगी, फिर वही सोने की 2 गोलियाँ, क्या ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी तमन्ना पूरी कर सकूँगी। अपने स्वीट में पहुंचकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे तेज़ गति से आते जाते वाहनों को देखने लगी। नीचे पेरिस का शोरगुल था, लोग ऐश मौज में मस्त थे, लेकिन हेल्गा अकेली क्या कर सकती थी।
हेल्गा ने खिड़की के पर्दे गिराए और अपने एकांत सीट पर एक दृष्टि डाली। पति, यही मेरी समस्या का समाधान है, एक पति। जब हेल्गा ने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और निर्वस्त्र बाथरूम में चली गई, वहाँ पर अलमारी खोली जिसमें नींद की गोलियों की शीशी रखी थी। फिर बेडरूम में जाकर एक छोटी सी नाइट ड्रेस पहनी और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। मेरी जैसी रमणियाँ जब बिस्तर पर लेटती हैं तो उनके प्रेमियों का अंग उत्कंठा से उनकी बाँह जोड़ रहा होता है, और एक मैं हूँ कि मुझे सोने की गोलियाँ खाकर नींद की गोद का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ी देर पश्चात जब नींद की गोलियाँ अपना असर दिखाने लगी तो हेल्गा ने सोचा, मेरी मनोशारीरिक समस्या का एक ही समाधान है, एक खूबसूरत सा हष्टपुष्ट पति। तब उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। हेल्गा जब मीठी मीठी धूप में होटल से बाहर निकली तो एक प्रेस फोटोग्राफर को पहले भी कई बार देखा था और उस पर नज़र पड़ते ही हेल्गा के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन हेल्गा उसे देखकर मुस्कुरा दी थी और हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया था। हेल्गा ने अपने अनुभव से शिक्षा प्राप्त की थी कि समाचार वर्ग को अपने व्यवहार पटुता से खुश रखना चाहिए। तब वो पैदल चलते हुए चैंपियन एली पर स्थित फॉकेट बार एवं रेस्तरां की ओर रवाना हो गई थी। उसे पेरिस का वातावरण बहुत सुहावना लग रहा था। चेस्टनट के पेड़ पूरे जोबन पर थे, पर्यटक चहलकदमी कर रहे थे, चारों ओर गहमा गहमी थी। इसी सुहावने वातावरण का आनंद लेते हुए हेल्गा फॉकेट बार एवं रेस्तरां पहुंच गई थी और एक कोने की सीट पर जाकर बैठ गई थी। उसी क्षण एक वेटर उसकी मेज़ के सामने आ खड़ा हुआ था, जो उसको शैम्पेन रंग के ऊनी कोट से बहुत प्रभावित हुआ था। हेल्गा आराम से बैठी थी और आसपास बैठी आडंबर प्रिय अमेरिकन औरतों को देख रही थी, जिन्होंने रत्न जड़ित एंके और विचित्र प्रकार के हैट पहन रखे थे। विनबॉर्न ने हेल्गा को अपने साथ लंच करने को कहा था, किंतु हेल्गा ने सोचा था, इस बोर आदमी के साथ बैठकर उसकी नीरस बातें सुनने से तो अकेले भोजन करना भला। सो उसने विनबॉर्न से बहाना बना दिया था कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, लेकिन बसंत ऋतु में पेरिस में एक रमणी अकेले भोजन करे। हेल्गा ने अपना हैंड बैग खोलकर सिगरेट केस से सिगरेट निकाला ही था कि किसी ने अपने हीरो जड़ित सिगरेट लाइटर जलाकर उसके सिगरेट के सामने कर दिया। हेल्गा ने बड़े आराम से अपना सिर आगे करके सिगरेट सुलगाई और तब सर उठाकर उसकी ओर देखा। अब हेल्गा को यह कैसे मालूम हो सकता था कि ग्रैनविल 1 घंटे तक उसके होटल के बाहर उसकी प्रतीक्षा करता रहा था और तब उस पर ध्यान रखते हुए उसका पीछा करते करते चुपके से उसकी साथ वाली सीट पर आ बैठा था। उसकी भूरी आंखों में देखकर हेल्गा के शरीर में काम लहर दौड़ गई थी। मर्द है, हेल्गा ने मन ही मन में कहा। सुवस्थित और मनोहर कलाइयाँ भी तो देखी, क्या मजबूत और घने बालों वाली हैं। मुस्कान है तो रमणीय दांत है, तो ऐसे मानो मोतियों की लड़ी हो। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पेरिस की बसंत ऋतु की सभी तारीफ करते हैं, लेकिन यदि कोई साथी ना हो तो ये बसंत ऋतु बहुत खलती है। तुम बिना साथी के हो? हेल्गा ने पूछा। क्या मैं यही सवाल आपसे कर सकता हूँ? हेल्गा मुस्कुराने लगी। हाँ, तो तुम सवाल कर सकते हो और उसका जवाब ये है कि हाँ, मैं बिना साथी के हूँ। तो फिर हम दोनों की कमी पूरी हो गई। अब हम दोनों बिना साथी के नहीं रहे। ग्रैनविल की हाजिर जवाबी पर हेल्गा हंसने लगी। वो दिलचस्प आदमियों को यूं पटा लेती थी, किंतु अंत में उसे पछताना पड़ता था। उसके साथ कई सालों से ऐसा होता आ रहा था, सो वो प्रेमियों के चयन में सावधानी बरतने लगी थी। लेकिन इस समय कुछ तो सुहावने मौसम और कुछ विस्की के सुरूर में वो कुछ असावधान सी हो गई थी। मैं 1 साल से पेरिस नहीं आई, लेकिन मुझे तो वो ये वैसे का वैसा ही लगता है। कभी कोई चीज़ वैसी नहीं रहती, हर चीज़ वक्त के तकाजे के साथ बदलती रहती है। अब आप इन लोगों की ओर देखिए। ग्रैनविल ने सड़क पर राह चलते लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो आप एवं मेरे जैसे लोग पुराने हो गए हों। अब तो इन लंबे लंबे गंदे बालों, कंधे पर गिटार लटका कर चलने वालों का ज़माना आ गया है। आप अब मेरी जैसी